गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी डिक्टेशन रेगुलर वे में लिखें और साथ ही साथ उसके साथ आउटलाइन की भी प्रैक्टिस कीजिए। और करने के बाद एक बार फिर से उसको डिक्टेशन लिखें, फिर से पीडीएफ से चेक करें। पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टेनो विद श्रद्धा को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से पीडीएफ से चेक करें, फिर देखें कि आपकी कितनी मिस्टेक्स आ रही हैं और ये प्रोसेस रेगुलर करें और एक भी दिन स्किप मत करें। डेली डिक्टेशन लिखें। जो भी इस चैनल पर नया है वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी करें और शेयर करें। नाउ डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। इसकी स्पीड रहेगी 100 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। सारी दुनिया के साथ भारत में भी 7 जून को यानी आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाएगा। यह अलग बात है कि कृषि प्रधान देश होने के बावजूद खाद्य सुरक्षा का मुद्दा अब भी हमारी व्यवस्था की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल नहीं हो पाया है। खाद्य पदार्थों में मिलावट और दूषित भोजन से बीमारियां फैलने के आए दिन सामने आने वाले मामले इस कड़वी हकीकत की पुष्टि करते हैं। बढ़ती आबादी और बदलते वक्त के साथ देश में खाद्य पदार्थों का कारोबार जिस तेजी से फला फूला है, उस अनुपात में निगरानी तंत्र विकसित नहीं हो सका। आकर्षक पैकिंग में सजे बाजार में उपलब्ध खाद्य पदार्थों में से कितने शुद्धता और पौष्टिकता के मापदंडों पर खरे उतरते हैं, इसकी पहचान करना आसान नहीं है। पैराचिन्ह। संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया में हर व्यक्ति को जोखिम रहित खाद्य पदार्थ मुहैया कराने के मकसद से विश्व खाद्य दिवस की शुरुआत की थी। भारत समेत कई विकासशील देशों में इस मकसद की मंजिल फिलहाल दूर नजर आती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के यह आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं कि दुनिया में हर साल 60 करोड़ लोग खाद्य जनित बीमारियों की चपेट में आते हैं। इनमें से 4 लाख से ज्यादा की मौत हो जाती है। बच्चे इन बीमारियों की चपेट में ज्यादा आ रहे हैं। जाहिर है बाजार में जो खाद्य पदार्थ बिक रहे हैं उनमें से कई सेहत के लिहाज से सुरक्षित नहीं हैं। खाद्य और पेय पदार्थ बनाने वाली एक बड़ी विदेशी कंपनी ने हाल ही कबूल किया है कि उसके 60% से ज्यादा पदार्थ सेहत की मान्य परिभाषा को पूरा नहीं करते। भारत भी इस कंपनी के लिए बड़ा बाजार है। देश में 6 साल पहले इसके नूडल्स में शीशे की अधिकता पाए जाने पर काफी हो हल्ला हुआ था। सरकार को कुछ समय के लिए इसकी बिक्री पर रोक लगानी पड़ी थी। विदेशी कंपनियां ही नहीं, देशी कारोबारी भी मिलावटखोरी में पीछे नहीं हैं। 3 साल पहले फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा किया था कि देश में बिक रहा 50% दूध मिलावटी पाया गया। पैराचेंज। भारत में 2013 में जब खाद्य सुरक्षा कानून बना था तो उम्मीद जगी थी कि खाद्य सुरक्षा की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। बाद में कई राज्यों ने भी खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ कड़े प्रावधान लागू किए। कुछ राज्यों में तो मौत की सजा तक के प्रावधान हैं।
पर अब तक ऐसा एक भी मामला सामने नहीं आया कि किसी को मिलावट करने पर कड़ी सजा सुनाई गई हो। घी, तेल, मावा, पनीर, बेसन, मसालों आदि में मिलावट के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग और दूसरी सरकारी एजेंसियां सिर्फ पर्व त्योहार पर सक्रिय नजर आती हैं। इस सक्रियता का मकसद मिलावटखोरी पर लगाम कसना, कम विभागीय लक्ष्यों की खानापूर्ति ज्यादा जान पड़ता है। खाद्य पदार्थों की सतत निगरानी की व्यवस्था बेहद जरूरी है। इसके अभाव में खाद्य सुरक्षा मृग मरीचिका ही बनी रहेगी। स्टॉप। नेक्स्ट अब आप आउटलाइन की प्रैक्टिस कीजिए। उसके सेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 100 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। दूसरी लहर का असर कम पड़ने के साथ ही राज्यों ने 1.5 महीने से ज्यादा की पाबंदियों में ढील देना शुरू कर दिया है। यह अब अपरिहार्य हो गया है, क्योंकि लंबे समय से कारोबारी गतिविधियां बंद पड़ी हैं। अर्थव्यवस्था को भारी चपत लग रही है। आम लोगों को मुश्किलों से दो चार होना पड़ रहा है। ऐसे पाबंदियों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के अलावा कोई रास्ता बचता भी नहीं है। इसीलिए दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान, हरियाणा आदि राज्य अपने अपने हिसाब से प्रतिबंधों में ढील दे रहे हैं। महाराष्ट्र ने ढील देने की 5 स्तरीय योजना लागू की है। ढील देने का पैमाना साप्ताहिक संक्रमण दर और अस्पतालों में ऑक्सीजन बिस्तरों की उपलब्धता को बनाया है। जहां खतरा सबसे कम होगा, वहां सभी बाजार, मॉल, रेस्टोरेंट, सिनेमाघर, खेल प्रतिष्ठान, जिम, सभी सरकारी और निजी दफ्तरों को महामारी से पूर्व की तरह खोला जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने भी 3 घंटे के लिए बार, रेस्टोरेंट आदि खोलने की छूट दी है। तमिलनाडु सरकार ने सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक सारे बाजार खोलने और दफ्तर खोलने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी ज्यादातर जिलों में बाजार खोलने का समय बढ़ाया है। दिल्ली सरकार निर्माण और औद्योगिक गतिविधियां शुरू करने की अनुमति तो पिछले हफ्ते ही दे चुकी थी। पैरा चेंज। सच तो यह है कि महामारी का खतरा कहीं से कम नहीं पड़ा है, अभी सिर्फ असर कम हुआ है। राहत की बात इतनी ही है कि संक्रमण की दर कम हुई है। मरीजों के स्वस्थ होने की दर भी 95% से ऊपर है। मौतों के आंकड़े भी नीचे आ रहे हैं। ऐसे में सावधानी के साथ काम धंधे फिर से शुरू करने में कोई हर्ज नहीं। इससे तो हालात सामान्य बनाने में मदद ही मिलेगी। बंदी और पाबंदियों से सबसे ज्यादा मुश्किल रोजाना कमाने खाने वाले तबके को हो रही है। इनमें दिहाड़ी मजदूरों से लेकर रेहड़ी पटरी
लगाने वाले तक हैं, छोटे मोटे कारोबारी हैं। बंदी की सबसे ज्यादा मार इसी तबके पर पड़ी है। 1 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए। एक मोटा अनुमान यह है कि इस बार 1.5 महीने की बंदी से देश को 15 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। पैराचेंज मौजूदा हालात में फूंक फूंक कर ही कदम उठाने की जरूरत है। एक साथ सारी गतिविधियों को खोल देने फिर से बड़ा जोखिम पैदा हो सकता है, इसलिए हर जगह के हालात को देखते हुए ही ढील देना उचित होगा। गौरतलब है कि इस बार दिल्ली सरकार ने 50% क्षमता के साथ मेट्रो चलाने की छूट दी है। मॉल और बाजार सम विषम आधार पर खुलेंगे ताकि बाजारों में भीड़ न बढ़े। राज्यों के सामने अब दोहरी चुनौती है। कारोबार गतिविधियां शुरू करते हुए जनजीवन को पटरी पर लाना है और संक्रमण को भी फैलने से रोकना है। छोटे बड़े कारोबार ही राज्यों के राजस्व का स्रोत होते हैं। इसी से अर्थव्यवस्था चलती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि हालात सामान्य बनाने में नागरिकों की भूमिका सबसे अहम है। ढील का मतलब यह कतई नहीं कि अब सब कुछ सामान्य हो चला है। जरा सी छूट मिलते ही लोग किस कदर बेपरवाह हो जाते हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। यह नहीं भूलना चाहिए कि तीसरी लहर का खतरा सामने है। ऐसे में महामारी से बचाव के लिए जरूरी नियमों का सख्ती से पालन ही हमें संकट से बचाएगा, वरना फिर से घरों में कैद होने की नौबत आ सकती है। स्टॉप। नेक्स्ट अब आप आउटलाइन की प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद फिर से एक बार डिक्टेशन लिखिए।